हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हैं वो केवल आपकी अपनी विश पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। सेम इसी तरह से बिजनेस को भी जब भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी सराउंडिंग को कहा जाता है एनवायरनमेंट। तो आज की वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट इन द बिजनेस सराउंडिंग्स। कि बिजनेस की सराउंडिंग्स में प्रेजेंट बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस पर असर डालते हैं, जो बिजनेस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और एक बिजनेस को इन्हीं फैक्टर्स की तरफ अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि ये लगातार बदलते रहते हैं। चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्च का डिसीजन हो, या कोई मार्केटिंग का डिसीजन हो, या किसी दूसरी कंपनी से हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन हो, हर डिसीजन में हमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। इन फैक्टर्स के बारे में अगर हम ज्यादा जानना चाहें तो हमें इसके फीचर्स पर ध्यान देना होगा। फीचर्स में सबसे पहले हम कहेंगे कि दिस इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स दीज फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग। कभी कोई फैक्टर बदलता है तो कभी कोई फैक्टर बदलता रहता है, और एक बिजनेस को इन फैक्टर्स की डायनामिक्स के ऊपर ध्यान देना होता है। दूसरा, दीज फैक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स, कि इनको समझना डिफिकल्ट है। एक फैक्टर का चेंज किसी दूसरे फैक्टर में चेंज का कारण बन सकता है, और एक बिजनेस को इन चेंजेस के लिए एडेप्ट करने के लिए अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को देखते हुए उसे प्लान करना होता है कि इन फैक्टर्स में होने वाले चेंजेस को वो किस तरीके से फेस करे। और ये जो चेंजेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी ला सकते हैं, और साथ में उसके लिए कोई रिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो चेंज एक अपॉर्चुनिटी है या उसके लिए एक थ्रेट है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस के ऊपर। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज कंट्रोलेबल, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कंट्रोल रखती है, और ये बिजनेस के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है अगर इसको सही तरीके से टैकल ना किया जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी वो एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस पर इस तरह से असर डालता है कि कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इसको और भी ज्यादा केयरफुली टैकल करना पड़ता है। इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज मींस मैन, मटेरियल, मशीन्स। इनकी अवेलेबिलिटी, इनका वर्क लेवल, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर, कि वहाँ के एम्प्लॉइज कितने इनोवेटिव हैं, क्या उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क, कितनी उनकी गाइडेंस है और कितनी उनकी ट्रेनिंग है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मींस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वहाँ के जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके के हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है। एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो मींस जहाँ पर डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी हर व्यक्ति अपने लेवल के डिसीजन ले सकता हो, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग डिफरेंट तरीके से होगी। तो जबकि एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट तरह से होगी। और इसी तरह से लीडरशिप स्टाइल, कि अगर लीडरशिप ऑटोक्रेटिक है यानी डिसीजंस खुद लेती है, तब डिसीजन दूसरी तरह से होगा, और जब पार्टिसिपेटिव स्टाइल है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग अलग तरह से हो सकती है। साथ ही इंटरनल रूल्स एंड पॉलिसीज,
यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज भी बिजनेस डिसीजन पर असर डालती है। इसके पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं मेनली एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स, जो बिजनेस के अंदर हैं, जो बिजनेस के हर डिसीजन में और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, या फिर आईटी एंड एडमिन डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं और जो वहां के मैनेजर्स हैं, उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो अपग्रेडेशन है टुवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, उनका जो नई डिसीजंस लेने की चाहत है या चेंजेस को एक्सेप्ट करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो बिजनेस डिसीजंस पर बहुत ज्यादा असर डालती है। और इसी तरह से अगर हम समझें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं सोशियो कल्चर फैक्टर्स को। सोशियो कल्चर फैक्टर्स मींस वहां के लोगों का रहने का तरीका, वहां के लोगों के ट्रेडिशंस, साथ ही इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि वहां के इंटरेस्ट रेट, वहां का इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कि वहां पर किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमें उन चेंजेस को भी देखना है, और साथ में वहां के लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को कि वहां के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कानून हैं, लॉ हैं जो बिजनेस पर असर डाल सकते हैं, और साथ ही समय समय पर होने वाले नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कस्टमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बिजनेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और साथ में क्रेडिटर्स, ये सभी लोग बिजनेस के एनवायरनमेंट में माइक्रो लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं। ये बिजनेस पर डायरेक्टली असर डालते हैं। एक बिजनेस को इनके एक्शंस और इनके रिएक्शंस को लगातार ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लेवल पर भी वो भी बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, या पॉलिटिकल पार्टीज हो गई उस कंट्री की, या वहां की सोसाइटी एट लार्ज यानी जनरल पब्लिक, या इवन उस कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, या फिर वहां के सोशल सर्विस ग्रुप्स। ये सभी लोग मिलकर एक बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालते हैं, और इनके एक्शंस को देखना बहुत जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी बिजनेस बहुत ज्यादा अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होता है, जो जल्दी डिसीजंस लेता है, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। मींस अपने कंपटीटर्स के कंपैरेटिवली इसके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज जल्दी क्रिएट होती है। साथ ही उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज आ रहा है जो उसके बिजनेस के लिए आगे जाकर रिस्की हो या थ्रेट क्रिएट करता हो, तो उसको फेस करने के लिए पहले से प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह से इसके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए भी इसके पास प्रॉपर टाइम होता है, जिसकी डिसीजन मेकिंग जो है ऑप्टिमम रहती है। और साथ ही ये सोसाइटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको अर्ली टैप अप कर सकता है, यानी अपने कंपटीटर्स की बजाय उनको ज्यादा आसानी से एक्वायर कर सकता है, उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर प्रोक्योर कर सकता है। उम्मीद है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफी पता लगा होगा। अब आप रोहित की हेल्प कर सकते हैं जो एक रिटेल स्टोर खोलना चाहता है। आप उसको बताइए कि उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स का किस तरह से स्टडी करनी चाहिए कि उसका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, और इससे रिलेटेड और वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।